चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी देखो साउंड का लगभग कहानी बात कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग वेव प्रॉपर्टी में ही दो और वेव का प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट और इसके आगे बचा हुआ है दिस रेजोनेंस, ठीक है। जब आपसे बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, पहले तो ये समझ लो कि डॉपलर इफेक्ट ऐसा नहीं कि हम साउंड का प्रॉपर्टी है इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, ये वेव का प्रॉपर्टी है, यानी इट इज एप्लीकेबल टू द साउंड, ठीक है। दिस इज करेक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू साउंड एज वेल एज लाइट, और कोई भी अदर वेव ले लो तो उसमें भी हम लोग बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट का। हम अभी आपसे स्पेसिफिकली साउंड का एग्जांपल लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर लाइट का भी एग्जांपल्स इंक्लूड कर देंगे डॉपलर में ही, ठीक है। उसी तरह से रेजोनेंस भी चलेगा। तो ये एक्चुअल में वेव फिनोमेना पढ़ रहे हैं, उससे रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग डॉपलर इफेक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इट इज हैविंग एप्लीकेशंस इन द डिफरेंट फील्ड आल्सो, ठीक है। इट इज हैविंग एप्लीकेशन द लाइट वेव आल्सो, हम लोग बात करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट अपने आप में क्या है ये समझने का कोशिश करो, ठीक है। एक्चुअली में ये इफेक्ट आप पहले से जानते हो, ठीक है। कैसे जानते हो? जब भी आप स्टेशन पे खड़े रहते हो, देखते हो उधर से जब ट्रेन आ रही होती है, एकदम श्रिल वॉइस आता है, मतलब जब हॉर्न बजाता है ट्रेन तो कैसा लगता है, एकदम श्रिल सा हुआ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आपसे आगे बढ़ जाती है ट्रेन तो आपको लगता है ग्रेव आवाज, मतलब भारी आवाज हो जाता है। यानी पहले क्या हो रहा है, जैसे ट्रेन आपके नजदीक आ रही है साउंड क्या होता जा रहा है, श्रिल होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम लोग अभी टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली श्रिल कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ज्यादा गेम तो नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का गेम हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी हाई और फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, और उसी को आप बोलते हो पिच का हाई होना और पिच का डाउन होना, ठीक है। उसी को डिफाइन करता है डॉपलर इफेक्ट। क्लियर है, समझ में आया? हम लोग किसका बात किए? डॉपलर इफेक्ट का। हम आपसे क्या बोले, एक छोटा सा एग्जांपल, आप किसी भी सायरन का बात कर सकते हो। मैं स्टेशन का, ट्रेन का बात किया आपसे कि आप जब स्टेशन पे खड़े रहते हो और ट्रेन आती है, एक्सप्रेस आ रही है और वहां पर स्टॉप नहीं है मान लो, तो रुकी नहीं, तो आप उसको क्लियरली फील करते हैं। जैसे ही नजदीक आती है तेज आवाज आता है, एकदम श्रिल सा वॉइस आने लगता है, पिच हाई हो जाता है, और जैसे जैसे फिर ट्रेन आपसे दूर जाती है उसका वॉइस ग्रेव होने लगता है, यानी धीरे धीरे पिच डाउन होने लगता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है। इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं ये टॉपिक। फिर भी हम लोग अब और डिटेल से देख लेते हैं कि क्या ही हम कहना चाहें इसमें। दिस इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में हम यही बात की आपसे कि देखो ये सिर्फ साउंड का बात कर ही नहीं रहे, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लाइट और अदर वेव, ठीक है। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है, दिस इज एप्लीकेबल टू साउंड, लाइट एंड अदर वेव, समझ में आ गया? ये सब में एप्लीकेबल होता है। कहना क्या चाह रहे थे आपको कि बेसिकली जब डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जर्व का चेंज हो रहा है, डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जर्वर का चेंज हो रहा है, तो बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होने का बात कर रहे हैं। इसको इस फिगर से हम लोग समझते हैं इजिली, ठीक है। उसके बाद जो हम आपसे डिफाइन कर रहे हैं उसको बताएंगे, ठीक है। पहले ये समझने का कोशिश करो, हम इस बार पहले ही से फिगर ड्रॉ करा हुआ लाए हैं, ठीक है। अपने से बनाने में टाइम लगता है और आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है, समझ में तो आ ही जाता है। देखो इसमें क्या बात कर रहा है, पहले एक स्टेशनरी साउंड सोर्स है, मान लो ये आप हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वर है, दैट इज आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप यहां खड़े हैं, ठीक है। एक स्टेशनरी साउंड सोर्स है, मान लो कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मान लो, ऐसा कोई एक वैल्यू नहीं है, हम वेग वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कि मान लो यहां कितना है, इसी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी नंबर ऑफ दिस ऑसिलेशंस कितना सुनाई दिया आपको? 6, ठीक है। यानी आप जब यहां हैं तो आपको कितना सुनाई दे रहा है? 6 ऑसिलेशंस, मान लो इसी को काउंट करके कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो 6 से ज्यादा है, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है, ये एक्चुअल में एम्बुलेंस का फोटो दिखाया है, तो एम्बुलेंस जब आपके तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एम्बुलेंस जब आपकी तरफ बढ़ रहा है, उस केस में क्या हो रहा होगा कि बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6 प्लस हुआ, ठीक है, 6 प्लस हो गया, ठीक है। और वही आपसे दूर जा रहा होगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस घट रहा होगा, तो ये हो गया 6 माइनस, ठीक है। अब आपको बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, ये एम्बुलेंस से बताया। अभी भी बहुत लोगों को समझने में डाउट होगा। एक बात समझने का कोशिश करो,
मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, ठीक है, मेरे सामने खड़े हो, लाइक 10 मीटर के डिस्टेंस पर हो, ठीक है, हम आपको बॉल फेंक रहे हैं, हर एक सेकंड में एक बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में एक बॉल फेंक रहे हैं, हम अपने स्पीड से फेंकते रहे, ठीक है। आप स्थिर हो तो एक सेकंड में आप कितना बॉल रिसीव कर रहे हो? एक बॉल। समझ में आया मेरा बात? आप मेरे से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, हम आपको एक बार में एक बॉल फेंके, ठीक है, एक सेकंड में एक बॉल फेंके, तो क्या हुआ कि आप 10 सेकंड में कितना रिसीव किए? 10 बॉल, मतलब हर सेकंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम ये सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, आप वहीं खड़े रहो, ठीक है, आप 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े रहो, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हर एक सेकंड में हम अपने 1 मीटर कम कर रहे हैं, यानी अब कितना सेकंड में पहुंच रहा है, ठीक है, यानी एक बॉल अब आपके पास कितना सेकंड में पहुंच रहा है, क्योंकि अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है, हमारे और आपके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी अब बॉल को अब 1 सेकंड से जल्दी रिसीव कर रहे हो, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो? अब बॉल को आप 1 सेकंड से जल्दी रिसीव कर रहे हो। वही बोले कि जब ये व्हीकल या फिर एम्बुलेंस जब आपकी तरफ बढ़ा, ठीक है, जब आपकी तरफ बढ़ा, वो तो सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस रिलीज कर रहा है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, लेकिन जब ये आपकी तरफ बढ़ा तो आप उसका रिसीव करने का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी फ्रीक्वेंसी रिसीव करने का स्पीड तेज हो गया, इसलिए हम लिखे हैं यहां पर 6+। अब सोच के देखो, हम क्या किए कि हम आपसे 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े थे, हम धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं, एक एक मीटर पीछे होते जा रहे हैं और बॉल फेंक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब 10 सेकंड में आप पहले से कम बॉल रिसीव करोगे। मेरा बात समझ रहे हैं? यानी एक बॉल को रिसीव करने में आपको 1 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो वही बात हो रहा है। तो यानी ये बेचारा जो बेसिकली दिस एम्बुलेंस है, सेम अमाउंट से सायरन बजा रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट से सायरन बजा रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी सेम है। तो भी क्या हो रहा है? तो भी क्या हो रहा है? यहां पर देखो, आप रिसीव जो कर रहे हो वो उससे कम कर रहे हो, यानी पहले से कम कर रहे हो। जैसे देखो यहां काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, आप रिसीव क्या कर रहे हो? 4 ही ऑसिलेशंस रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ। यहां पर क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, क्योंकि बेसिकली द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, तो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। और ये तो बात हम बचपन से जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, इसका मतलब वॉइस क्या होता है? शिल। शिल, ठीक है, और जब शिल होता है यानी शिलनेस इंक्रीज होता है, और शिल इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या बोल रहे हो? पिच। पिच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पिच इंक्रीज होगा तो आपको वॉइस कैसा? श्रिल सुनाई देगा। वही बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो श्रिलनेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा वाला केस देखो, तो दूसरा केस हम क्या ही बात कर रहे हैं आपसे? दूसरा केस में बात करें कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, यानी जो व्हीकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। द व्हीकल इज मूविंग, यहां डायरेक्शन दिया हुआ है, हमको लिखने का जरूरत नहीं है। व्हीकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी जो आप साउंड सुन रहे हो धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंसीज कम रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी नहीं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ये, आपको लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? श्रिलनेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, श्रिलनेस डिक्रीज हो रहा है, यानी साउंड क्या बन चुका है? ग्रेव, ठीक है। श्रिलनेस डिक्रीज हो रहा है यानी साउंड क्या बन चुका है? ग्रेव। आप भारी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि पिच डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पिच डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। यही जो फिनोमेना हम बात किया आपसे, इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो ना, ठीक है। डिफाइन क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट और बेसिकली ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स बोल लो, सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना और डिक्रीज होना एक्चुअली में साउंड के मींस एपरेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और आपको सुनने में कैसा लगता है? श्रिल और ग्रेव, यही है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर दिस डिक्रीजेस, मान लो डिक्रीज का केस ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? सोर्स और ऑब्जर्वर का दिस डिस्टेंस डिक्रीज का पहले लेते हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, सोर्स क्या था जी? व्हीकल था यहां पर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर क्या डिक्रीजेस apparent frequency, this is apparent frequency क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो साउंड कैसा होगा, इसके बाद तो लिखने का जरूरत नहीं कि apparent frequency इंक्रीज होता है, साउंड बेसिकली दिस श्रिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वॉइस श्रिल हो जाएगा, यानी दिस शार्प हो जाएगा, और जब दूर जाएगा मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो साउंड क्या होगा, ग्रेव हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब इसका उल्टा बात भी सही है, तो लिख देते हैं वाइस वर्सा, उल्टा भी सही है तो वाइस क्या लिखें एक बार देखो, when the distance between source and observer decreases apparent frequency increases, उल्टा हो रहा है। ठीक है, and vice versa, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हो, डॉपलर इफेक्ट। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए यहां तक। ठीक है, कुछ डाउट है तो टाइप कीजिए। ठीक है, हम इसका दूसरा भी एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल्स मतलब हम लोग साउंड का केस खत्म कर चुके हैं, इसके अलावा इसका अदर यूजेस बात कर रहे हैं। हाँ, साउंड में आप बोलोगे कहां यूज करते हैं जी। ठीक है, तो सायरन्स के लिए कर सकते हो, रडार के लिए कर सकते हो, सायरन्स में, रडार में। ठीक है, ये सब आप समझ रहे हो। ठीक है, खुद से समझते रहो कि ये सब एग्जाम्पल्स यूज होता है। हाँ, हम आपसे एक यूज कर रहे हैं लाइट के केस का। ठीक है, तो लाइट वाला एग्जांपल मेरे को आप बताने वाले हैं, मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, लाइट में दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो यूज करता है, एक को बोलता है रेड शिफ्ट और दूसरे को बोलता है ब्लू शिफ्ट। ठीक है, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम आपके सामने, कौन सा कलर पसंद है, एक को बोलता है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ये लाइट का फिनोमेना कुछ बता रहे हैं आपसे, क्या है, एक रेड शिफ्ट और दूसरा है ब्लू शिफ्ट। देखो, इसमें से एक है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मेरे तरफ आ रहा है तो हमें कैसा दिखेगा, क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सेलेस्टियल बॉडी के केस में बात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई सेलेस्टियल बॉडी हमारे तरफ आ रहा है और हमसे दूर जा रहा है, दो केसेस है, आप बताओ उसमें से रेड शिफ्ट कौन सा है और ब्लू शिफ्ट कौन सा है, जल्दी से टाइप कीजिए, आंसर भी देना है, जल्दी टाइप कीजिए। मेरा क्वेश्चन आप समझ गए ना, कि बेसिकली हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सेलेस्टियल बॉडी, हम लोग लाइट के केस में एग्जांपल बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है, हम लाइट के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट ऑप्टिक्स आप समझते हैं अच्छे से, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से। ठीक है, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दो वर्ड यूज करते हैं, इन दोनों में ऑप्शंस भी हम दे रहे हैं। एक यूज होता है जब बेसिकली सेलेस्टियल बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का एग्जांपल लिए कहीं से कहीं का बात कर सकते हैं, और दूसरा अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मान लो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, किसको रेड शिफ्ट बोलोगे और किसको ब्लू शिफ्ट बोलोगे। अगर डॉपलर इफेक्ट समझ में आया है तो मेरे को खाली एक आंसर दे दो, रेड शिफ्ट किसको बोलते हैं, रेड शिफ्ट किसको बोलते हैं, दूसरा हम खुद समझ जाएंगे। ठीक है, रेड शिफ्ट का आंसर क्या होगा, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा कि टुवर्ड्स दिस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, दो ऑप्शन हुआ ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, जल्दी बताओ। रेड शिफ्ट मींस बॉडी गोइंग अवे, ब्लू शिफ्ट कमिंग टुवर्ड्स। ठीक है, देखो सही बोल रहे हो, रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब समझने का जरूरत है, ये सब पढ़ा थोड़ी ना जाता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो भी आप बना लेते हैं। बेसिकली ये तो याद है आपको, वेब ग्योर। ठीक है, इसके बिना तो जिंदगी चला नहीं है हम लोग का, वेब ग्योर। वेब ग्योर में आप जानते हैं कि जैसे इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, यानी जब आप फ्रीक्वेंसी, रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना। इधर डिक्रीज हो रहा है ना जी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सही बात है। ठीक है, उसी तरह से ब्लू शिफ्ट बोलो, यानी ब्लू कलर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दिस इज द फेनोमेना ऑफ डॉपलर इफेक्ट। यहां भी हम लोग लगा दिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। चलिए, डॉपलर इफेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रेजोनेंस है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए।